भारतीय इतिहास में कई सारे नाम हुए जो अपने कुछ कार्यों के कारण इतिहास में काले अक्षरों में लिखे गए। राजा जयचंद एक ऐसा ही नाम है। उन्हें देश का गद्दार तक कहा जाता है। कहते हैं कि वह पृथ्वीराज चौहान से अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी का बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी से जा मिला था। हालांकि उनके किरदार को लेकर कई ऐसे मत हैं जो उनको गद्दार कहने पर सवाल खड़े करते हैं। आइए डिमांडिंग पंडित के साथ जयचंद की कहानी में छुपे किस्सों को जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, राजा पृथ्वीराज चौहान ने अन्य राजाओं के साथ मिलकर साल 1191 में मोहम्मद गोरी को तराइन के पहले युद्ध में करारी मात दी थी। इस हार को मोहम्मद गोरी पचा नहीं पाया और उसने पृथ्वीराज से इसका बदला लेने की ठान ली। इसी बीच सम्राट पृथ्वीराज चौहान को राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से प्रेम हो गया, मगर राजा जयचंद इस रिश्ते के खिलाफ थे, जिसके चलते पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को भगाकर अपने साथ ले गए और उससे शादी भी कर ली। सम्राट पृथ्वीराज की इस हरकत के चलते जयचंद ने पृथ्वीराज से अपने सारे रिश्ते समाप्त कर दिए और उनके खिलाफ जंग छेड़ दी। इसके परिणाम स्वरूप राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान युद्ध के मैदान में कई बार आमने सामने आए। इन युद्धों में यकीनन सम्राट पृथ्वीराज की जीत हुई, लेकिन इसकी कीमत के तौर पर पृथ्वीराज के कई सारे सेनापति मारे गए। वहीं राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता को इस तरह भगाकर शादी करने की इस हरकत का प्रभाव दूसरे राजाओं पर भी पड़ा। उन्होंने तय किया कि आगे से वे न तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के लिए युद्ध लड़ेंगे और न ही वे उनको अपना अधिपति स्वीकार करेंगे। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि पृथ्वीराज के हाथों कई बार युद्ध में हारने के बाद राजा जयचंद बदले की आग में झुलस रहा था। वह किसी भी कीमत पर सम्राट पृथ्वीराज से बदला लेना चाहता था। बदले की यही चाहत जयचंद को मोहम्मद गोरी के दरवाजे तक ले गई। जयचंद ने गोरी को पृथ्वीराज पर हमला करने का न्योता दिया और साथ ही युद्ध के दौरान उसे अपनी सेना देने का भी वायदा किया। जयचंद की बात मानकर गोरी ने एक बार फिर से भारत की ओर कूच कर दिया। जब सम्राट पृथ्वीराज को इस आक्रमण के बारे में पता चला तो उन्होंने अन्य राजाओं से मदद मांगी, पर राजा जयचंद के कहने पर किसी भी राजा ने पृथ्वीराज की मदद नहीं की और तो और वे सब पृथ्वीराज के खिलाफ जाकर गोरी के पक्ष में खड़े हो गए। हालांकि इसके बावजूद भी सम्राट पृथ्वीराज के पास 3 लाख की विशाल महासेना थी। वहीं इसके मुकाबले के लिए गोरी के पास भी लगभग बराबर की सेना थी। परिणाम स्वरूप साल 1192 में तराइन के मैदानों में दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गई। इस युद्ध की शुरुआत में तो भारतीय सेना का पलड़ा भारी रहा, मगर कुछ देर बाद गोरी की घुड़सवार सेना ने अपनी बढ़त बना ली। उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज की सेना के हाथियों को निशाना बनाकर तीरों से इस कदर घायल कर दिया कि वे बौखलाकर यहाँ वहां भागने लगे। इसका नतीजा ये रहा कि उन्होंने अपने ही हजारों सैनिकों को कुचल दिया। अंततः पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और उन्हें बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया, जिसके बाद उन्हें मार दिया गया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद भारत में पहली बार मुस्लिम शासन की नींव रख दी गई। इस दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। सम्राट पृथ्वीराज की हार से संतुष्ट जयचंद अब उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बन चुका था, मगर जयचंद की खुशी ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रही, क्योंकि खैबर के रास्ते मोहम्मद गोरी एक बार फिर भारत आ धमका। इस दौरान गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। उनका सामना करने के लिए जयचंद खुद सेना का नेतृत्व करने के लिए युद्ध के मैदान में उतरे। इस युद्ध में तीर लगने से राजा जयचंद की मौत हो गई और इस तरह कन्नौज राज्य भी गोरी के अधीन हो गया। यहाँ तक कि कहानी में तो राजा जयचंद एक गद्दार ही साबित होते हैं, लेकिन राजा जयचंद की कहानी पर शोध करने वाले इतिहासकार इस कहानी से इत्तेफाक नहीं रखते। प्रसिद्ध लेखक आनंद शर्मा की माने तो उन्होंने राजा जयचंद के जीवन पर काफी शोध किया। इस शोध में उन्होंने पाया कि इतिहास में कहीं भी राजा जयचंद के संयोगिता नाम की बेटी होने का जिक्र नहीं मिला। किसी भी लेख, दस्तावेज या किताब में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि राजा जयचंद की कोई संयोगिता नाम की बेटी भी थी। अगर यह मान लिया जाए कि राजा की कोई बेटी थी ही नहीं, तो सम्राट पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता हरण की बात पूरी तरह से झूठी साबित होती है। हाँ, हो सकता है कि उनके बीच आपसी मतभेद का कोई और कारण रहा हो,
लेकिन उससे संबंधित भी कोई दस्तावेज इतिहास में नहीं मिलता। इसके अलावा जिस बात को लेकर राजा जयचंद को देशद्रोही कहा जाता है, यानी गोरी को भारत पर आक्रमण करने का न्योता देने वाला तथ्य, उसको लेकर भी कोई प्रमाणित लेख मौजूद नहीं है। जयचंद की कहानी को लेकर एक मत यह भी है कि तराइन के पहले युद्ध में जयचंद और पृथ्वीराज दोनों साथ लड़े थे, हालांकि इसके पक्के सबूत नहीं मिलते। इतिहासकार राय चौधरी ने लिखा कि तराइन के पहले युद्ध का आगाज होने वाला था। इस युद्ध में सम्राट पृथ्वीराज ने अपने सभी पड़ोसी राजाओं से उनकी सेनाएं मांगी, पर राजा जयचंद को इस युद्ध के बारे में नहीं बताया गया। इस वजह से राजा जयचंद तराइन के पहले युद्ध में नहीं आए। तराइन के दूसरे युद्ध में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके चलते सम्राट पृथ्वीराज को युद्ध में हार के साथ मौत नसीब हुई और गोरी की जीत के साथ ही दिल्ली और अजमेर में गोरी की हुकूमत कायम हो गई। लेकिन गोरी अपनी हुकूमत कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस गजनी चला गया। हालांकि 1 साल बाद वह फिर से लौटा और जयचंद पर हमला करके उसे भी हरा दिया। ऐसे में सोचने वाली बात है कि अगर तराइन के पहले युद्ध में जयचंद ने गोरी की मदद की थी, तो बाद में गोरी ने जयचंद को क्यों मारा, जबकि वह उसे भारत में अपना गवर्नर बनाकर यहाँ अपना राज चला सकता था। जयचंद द्वारा गोरी की सहायता का भी कोई ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है, जिससे यह तथ्य भी साबित नहीं हो पाता। यही कारण है कि ऐतिहासिक कहानियों में चाहे राजा जयचंद को गद्दार कहा गया, मगर इतिहास में ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है जो इस तथ्य को पूरी तरह से प्रमाणित कर सके। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही रहा कि आजादी के बाद भी हमें विदेशियों द्वारा लिखा हुआ इतिहास ही रटवाया गया। हमने कभी भी इतिहास के किसी भी पन्ने की सत्यता जानने की कोशिश तक नहीं की। जो वो लिख कर चले गए उसे ही हमने सच मान लिया। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका आभार, धन्यवाद, जुड़े रहिए।